न्यूमेरिकल बेटा सेंटर ऑफ मास पे करते हैं। देखिएगा हमने वेलोसिटी ऑफ COM कल पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास VCM, उस पर न्यूमेरिकल लेता हूं। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन ये है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग, two particles of masses 10 kg and 20 kg are moving with velocities 5 meter per second and even 10 meter per second and 5 meter per second in a straight line में जा। ठीक है, हम इसमें दो पार्ट बना लेते हैं। पहला, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट पार्ट, if they are moving in first part same direction and second opposite direction, right? तो सोल्यूशन में आइएगा। देखो पहली बात में सेम डायरेक्शन में, फर्स्ट थिंग में, क्योंकि देखो दो पार्टिकल मास उन्होंने दे रखे हैं, M1 M2, क्लियर। कहते हैं बोथ आर मूविंग सेम डायरेक्शन, यानी उनकी स्पीड ये है सेम डायरेक्शन। इसका सेम डायरेक्शन मतलब V1 क्या होगा, +10 होगा, तो V2 भी जो होगा वो +10 ही होगा, +5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटीज क्या होंगी बेटा, पॉजिटिव। VCM सबको पता है क्या है, M1 + M2 है ना बेटा, यह है। अब तो पता, जब कोई चीज सीधी लाइन में हो तो वेक्टर का कोई मतलब इतना नहीं होता। तो M1 का मतलब 10, V1 का मतलब 10 + M2 का मतलब 20, V2 का मतलब 5/10 + 20, कितना बचा, 100 हो गया, 100 200/30। तो यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस केस में जो हुआ 20/3 मीटर पर सेकेंड है। प्लस में आने का मतलब है सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। ठीक है, सेकेंड में है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो आप बताइएगा V1 कितना है। V1 अगर आप देखें तो कितना गया, 10 प्लस ले लीजिए, V2 माइनस हो जाएगा बेटा, क्यों, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। अब VCM आइएगा क्या होगा, वेक्टर M1 V1 + M2 V2, तो पता है V1 V2 की वैल्यू विद साइन आएंगी। M1 कितना है 10, V1 कितना है 10 प्लस में, प्लस M2 कितना है 20, V2 -5 M1 + M2 10 + 20। ये देखो बेटा, ये भी 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये क्या आएगा, 100 - 100/30, 0 है। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहा होगा। तो देयरफॉर VCM क्या हो जाएगा, इस केस में 0 आ जाएगा। Therefore VCM यानी सेंटर ऑफ मास 0 पे है, रेस्ट में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, इफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses 2 kg and 8 kg are moving with velocities
3i cap plus 4j cap and 2i cap minus 3j cap. Find out velocity of center of mass. उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी, फिर आप उसी तरह से जाएंगे। देखो बेटा यहाँ वेक्टर में करिए क्योंकि 2D में दे रखा है, आई जे मतलब 2D है। क्या है तरीका, M1 है 2, ठीक, M1 2 ये, V1 आपको पता 3i कैप प्लस 4j कैप, BCM सीधे फार्मूला है बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है 2, V1 देखो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 8 क्या आता है। देखो बेटा 6i और 4 8 8 2 जा क्या था 16, तो यहाँ पे 6 यहाँ 16 22 आई कैप, ठीक है। और जे में देखिएगा 8 और माइनस 24, तो 8 में 24 माइनस 16 जे कैप अपॉन 10, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 2.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप। ये वैल्यू है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई बेटा, ये VCM, ठीक। तो आप ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, या राइट। इसमें देखो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे जाए, सबको फार्मूला पता याद है बेटा, ACM का फार्मूला क्या था, M1 A1 आई थिंक आप सभी को ध्यान होगा, ठीक है बेटा। n तक है तो n तक ले जाइए। क्वेश्चन लेते हैं, तो याद होगा एक पुली का बड़ा पॉपुलर आप क्वेश्चन करते थे, फिक्स पुली है, यहां से एक मास जाता है 20 kg और यहां से एक मास जाता है 10 kg। एक बात तय है, आपको ध्यान होगा कि ये नीचे की ओर जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन से, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा एक्सेलरेशन से। यहाँ पे कुछ टेंशन होता था, वो तुम्हें याद होगा, सेम रहता था। पूछिए रहे हैं कि जब ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो इस सिस्टम का मतलब इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, कहीं तो होगा बेटा। ये मास यहाँ इनका सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, वो कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं फाइंड आउट acceleration of center of mass of the system, इसका acceleration of center। यहां ध्यान देना, इसमें अगर हम सोल्यूशन में जाएं, ये बेटा फार्मूला आपने लिखा होगा, इसे हटा लेंगे, आपको याद होगा, बस याद कराने के लिए किया था। इसमें अगर आप सोल्यूशन में जाएं तो देखिए क्या आएगा। पहले तो आप ये लिख लो बेटा M1 20 है, M2 10 है। तुम्हें याद है बेटा, इस तरह का जो पुली वाला सिस्टम था, मैंने कहा था इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला तुम्हें याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसका एक कॉमन एक्सेलरेशन का फार्मूला तुम्हें याद होगा, ना याद हो तो अब याद कर लीजिए। ये था बेटा, आपको ध्यान होगा, ठीक। तो इस हिसाब से ए की वैल्यू, मतलब ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, जिससे ऊपर जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आती है। यानी अगर सॉल्व करें तो आप देखिएगा 20 माइनस 10 10 बाई 30 जी, तो उस हिसाब से a इक्वल टू जी बाई 3 आया। जी की वैल्यू बाद में रख लिया जाएगा, तो एक तो ये आया पहला बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक्सेलरेशन नीचे है, तो अगर आप इसे a1 इक्वल टू a लिख लो तो तुम कहोगे सर ये नीचे की तरफ है, माइनस है, और ये a2 मान लो तो ये ऊपर की तरफ है, ये प्लस है। मतलब a की वैल्यू यही है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। देखो ध्यान रखिएगा, ACM क्या आ जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2।
m1 is 20, a1 is माइनस a, यानी माइनस a का मतलब माइनस g बाई 3, ठीक है ना बेटा, माइनस g बाई 3, a is g बाई 3, m2 is 10 and a2 is प्लस g बाई 3। अब आप कहोगे सर प्लस क्यों, अभी बात करते हैं। 20 प्लस 10, प्लस इसलिए बेटा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो माइनस जी बाई 3 प्लस जी बाई 3 10, अगर कुछ कॉमन है तो आप ले सकते हैं, तो हम जी बाई 3 ही कॉमन पहले ले लेते हैं। देखो जी बाई 3 कॉमन लिया तो माइनस 20, यहां प्लस 10 है, अपॉन ये 30 है। तो यहां देखिएगा बेटा, जी को 10 लिख लो तो 10 बाई 3, या चलो जी में लिखते हैं, आंसर जी में निकालते हैं, जी बाई 3, और यहां देखिएगा बेटा माइनस 10 बाई 30 आएगा, माइनस ये कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है बेटा, आप देखो इसे यहां पर ले आएगा तो आप देखो एसीएम की वैल्यू क्या आई, माइनस जी बाई 6, देयरफॉर एसीएम इज माइनस जी बाई 6। इसका मतलब है जब ये ऊपर जा रहा, सॉरी ये जब नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इतने से नीचे की ओर जा रहा होगा। जी की वैल्यू रखना माइनस 10 बाई 6 लिख लो, माइनस 5 बाई 3 भी आ जाएगा, ये आंसर है। क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ माइनस साइन क्या बताता है कि जब ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे आता है। नेगेटिव साइन शोज दैट एसीएम इज डाउनवर्ड। अब एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट 10 मीटर, एक पार्टिकल इसके हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस पार्टिकल का जो मास है, ये इसका मास m1 इक्वल टू 50 किलोग्राम। सेम टाइम जिस समय ये ड्रॉप किया गया, उसी टाइम इसके बॉटम से एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया, इसका मास जो था वो 20 किलोग्राम था, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, ये ऊपर की तरफ फेंका गया। तो वन पार्टिकल इज released from the top of a building, other is projected simultaneously. From the top of a building, at the same time another particle B of mass 20 kg is projected vertically upwards. Find out acceleration of their COM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना। सोल्यूशन में अगर आप आए तो देखिए क्या आता है, खुद देखो बेटा, बताओ बेटा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 10 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन अगर मैं नीचे की तरफ मानूं a1, तो वो माइनस जी के बराबर ही तो है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सॉरी पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ही है, इसे a2 मानो, दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस जी। तो एक्चुअल में दोनों का एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ही है, और वो तो हमेशा नीचे होता है। तुमको अपवर्ड, आपने फेंका अपवर्ड, हम किसी चीज को ऊपर फेंके तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है वो ऊपर थोड़ा हो जाएगा, वो तो हमेशा नीचे रहेगा बेटा, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो यहां पर मैं अगर एसीएम की बात करूं तो क्या आएगा, ये आएगा, देखो m1 50 है, ये माइनस जी का मतलब माइनस 10 लिख लो बेटा, इसे भी माइनस 10 लिख लो, तो a1 का मतलब माइनस 10 प्लस m2 बेटा है 20, ये भी माइनस 10 क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन माइनस जी है, अपॉन 50 प्लस 20,
इसमें कुछ कॉमन आया तो उसे निकालो। तो देखो क्या आया कॉमन, यहाँ पे देखो 500 हो गया, 200 हो गया, अपॉन 70 आ गया, तो -700/70 कैंसिल हुआ, 10 आया, तो ये 10 आया। तो देयरफॉर ACM जो आया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, -10 मीटर/सेकंड² आया। माइनस साइन बताता है डाउनवर्ड, यानी इस सिस्टम का एक्सेलरेशन -10 के बराबर होगा, राइट है। ये मत समझना कि सर -10 तो इसकी वैल्यू तो वही आंसर हमेशा आता है, नहीं बेटा, ये आंसर डेटा के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये जो 20 और 10 है, 20 और 150 है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। दिस इज मैटर ऑफ चांस कि इसकी वैल्यू जी के बराबर ही आती है। ठीक है बेटा, देखो एक सर्कुलर डिस्क है, ऐसे लेते हैं, देखो, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, a small disk of radius r/2 is removed such that its circumference, its edge passes through the center of mass, center of the original disk. ठीक, find out new position या center of mass of the remaining part। बेटा बिल्कुल पिछले जैसा करेंगे, आप ध्यान देना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइएगा। कहते हैं फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, देखो बेटा एक डिस्क है, इसका रेडियस r, ये सेंटर है, आप कोऑर्डिनेट्स एक्सिस यहीं से पास कर सकते हैं कि x y ये हो गया। तो देखो इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस r है, इन्होंने बताया, ये r मान लो। इसका सेंटर यहाँ, इसके सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो आप इसको चाहें तो इसकी पोजीशन को 0 0 मानिए, क्योंकि ओरिजिन है, तो यानी ये x1 की तरह ट्रीट करेगा, ये y1 की तरह डील किया जाएगा। इतना पहले समझ लो। फिर कहते हैं इसमें से एक ऐसी डिस्क, इसको चलो थोड़ी देर बाद लिखते हैं, एक ऐसी डिस्क रिमूव करते हैं जिसका एज जो है सरकमफरेंस यहाँ से पास हो, यानी ऐसे, क्योंकि आप इस डिस्क को जो रिमूव करना है, ये डिस्क, ये हो सकता है आप बीच से ही निकाल लेते, लेकिन कहते नहीं, ऐसे करिए कि इसके सेंटर से इसका एज यानी कॉर्नर जाना चाहिए। इस डिस्क का रेडियस देखो, इसका खुद का सेंटर ओ डैश होगा और इसका रेडियस जो हुआ वो r/2 होगा। तो आपको बताया इसमें क्या करना चाहिए, पहले आपको कोऑर्डिनेट पता करने चाहिए ओरिजिनल डिस्क के सेंटर ऑफ मास के। देखो ओरिजिनल डिस्क ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इसका मतलब ये x1 हुआ, ये y1 हुआ। फिर आइए इस डिस्क का सेंटर देखो बेटा, अगर खाली ये डिस्क होती, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x एक्सिस पे r/2 चले, y एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चले, यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे r/2 और 0, यानी आप कहोगे ये x2 होगा और ये 0 क्या होगा, y2 होगा। अब एरिया निकालिएगा, तो देखो एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ओरिजिनल डिस्क का एरिया क्या है, इसे हम A1 से लिखते हैं, डिस्क बेटा है प्लेट, ये क्या होगा πr²। अब ये रिमूव पार्ट का एरिया ऑफ रिमूव पार्ट, तुम्हें याद है जो रिमूव करते हैं इसको माइनस में लेते हैं, रिमूव डिस्क, इसे आप A2 से लिख दो, माइनस से लिखना, और वो क्या हो जाएगा पाई, रेडियस इसका r/2² है, यानी -πr²/4 आएगा, इसे A2 से लिखो। अब तुम्हें आ गया होगा, तो आप देखो, आप लिखोगे देयरफॉर एक्सियम यानी सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन हो तो A1 x1 प्लस A2 x2, A1 प्लस A2, A1 कितना है बेटा πr², x1 0 है, देखो x1 0 है, प्लस A2 कितना है -πr²/4, ये देखो बेटा, ये इसका एरिया कितना था -πr²/4,
और x2 कितना है r/2, ये r/2 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई करो बेटा, ये 0 आएगा, ये आएगा माइनस पाई आर क्यूब बाई 8, और इसमें देखना पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर बाई 4 जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर कर लो, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा 2, तो माइनस आर बाई 6 आएगा, तो एक्सियम माइनस आर बाई 6 आएगा। वाईसीएम ना निकालना चाहो तो भी बन सकता है, लेकिन हम निकालेंगे, आप इतना नोट करो फिर हम बताएं वाईसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। अब वाईसीएम वैसे निकालने की जरूरत तो है नहीं, आपका इंटेलिजेंस खुद ही काम करेगा। बताइएगा, अगर ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, रिमूव पार्ट का यहाँ था, तो जब आप इसे हटाओगे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बाईं तरफ इधर ही शिफ्ट होगा। ध्यान दो, जब इधर शिफ्ट होगा तो एक्स एक्सिस पे ही इतना शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस पे तो नहीं होगा, तो वाईसीएम 0 आना चाहिए। लेकिन तुम्हें निकालने का मन है तो निकाल लो। देखो वाईसीएम क्या होता है, A1Y1 A1 देखो पाई आर स्क्वायर है, Y1 देखो बेटा 0 प्लस A2 है माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, और देखो Y2 भी 0 है, Y2 इज ऑल्सो 0, तो Y2 0 है, तो ऊपर वाला पोर्शन 0 ही आ जाता है। तो ऊपर 0 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, 3 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ओवरऑल 0 आया, तो वाईसीएम 0 आया। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जब ये हिस्सा बेटा निकाल दिया जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल का जो यहां था वो थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना, माइनस आर बाई 4। तो देयरफॉर न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास इज एक्सियम वाईसीएम, इसका मतलब माइनस आर बाई 6 एंड 0। और बेटा नेक्स्ट करेंगे, इसमें कुछ एक वॉल्यूम वाला भी लेंगे, ऐसी बॉडी जिसमें से एक वॉल्यूम पार्ट